हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। तो आज के करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे उन सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आज बात करेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप्स के बारे में, जो भी हमारे 2024 एंड 25 में जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुए हैं उन पे आज हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो भी हमारे प्रमुख समझौते ज्ञापन हुए थे किस किस देश के साथ हुए थे, तो वो हमने डिस्कस किया था। आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हमारा 4th लेक्चर है करंट अफेयर्स का, स्पीडी करंट अफेयर्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे कायका सेतु पोर्टल। इसको किसने जारी किया है? तो कर्नाटक ने इसको जारी किया है। उद्देश्य इसका है युवाओं को रोजगार देने के लिए। कायका सेतु पोर्टल जो कर्नाटक ने जारी किया है वो जारी इसलिए किया है क्योंकि युवाओं को रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे गज रक्षक ऐप। ये एमपी ने जारी किया है। किसके लिए? तो ये मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे ज्ञान भारतम पोर्टल। ज्ञान भारतम पोर्टल ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है और यह देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजली डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए किया गया है। कौन सा? ज्ञान भारतम पोर्टल। बात करेंगे इसी नेट ऐप की। ईसीआई नेट ऐप, इसको भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। किसके लिए? तो ये मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए इसको जारी किया गया है, ईसीआई नेट ऐप को। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित ना हो पाने वाले मेधावी छात्र जो हैं, मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात करेंगे प्रभा पोर्टल की। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज्ड और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे उम्मीद पोर्टल। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया है। देश भर में वक्फ संपत्तियां हैं उनके बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे सचेत ऐप। तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया है और इसका उद्देश्य है लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सचेत ऐप। बात करेंगे एआई सेहत ऐप। एआई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे राइज ऐप की। तो राइज ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। कौन सा? राइज ऐप। इसमें बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वरेल ऐप। ये भारतीय रेल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आरबीआई डेटा पोर्टल। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए, किसमें? आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए इसको आरबीआई डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मित्र पोर्टल की। तो इसको सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके जरिए जो निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। जो निवेशक हैं इसमें तो अपने म्यूचुअल फंड में वो अपने निवेश को क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं मित्र पोर्टल के द्वारा। बात करेंगे सम्मान संजीवनी ऐप। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। सम्मान संजीवनी ऐप
इसको लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें महिला एवं जो किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है ये। स्कैन पोर्टल की बात करेंगे तो ये उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करेंगे एकलव्य पोर्टल, तो ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया है। अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए एकलव्य पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे अन्य दर्पण पोर्टल, तो ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, इसमें इसका क्या उद्देश्य है, तो अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे सक्षम ऐप की, तो सक्षम ऐप जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, 85 वर्ष से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनके लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए इस सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे विजन पोर्टल की, तो विजन पोर्टल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है, वंचित जो बच्चे हैं उनमें कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। सुगम ऐप की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। इसमें संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे संकलन ऐप की। संकलन ऐप जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जारी किया गया है और यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा एक आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। नेक्स्ट बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे जागृति ऐप। जागृति ऐप की बात करेंगे तो यह उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान जो डार्क पैटर्न से बचाने के लिए इसको लॉन्च किया है। बात करेंगे मेरी पंचायत ऐप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में जो दैनिक अपडेट है वो आपको प्राप्त होती रहेगी। बात करेंगे लोकपथ मोबाइल ऐप की, तो लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। किसके द्वारा, लोकपथ मोबाइल ऐप के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे सिटीजन सिटेनल ऐप। बात करेंगे सिटीजन सिटेनल ऐप के, ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे एक पेड़ माँ के नाम। इस ऐप को लॉन्च किया है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक पेड़ माँ के नाम। इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु यह ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे निवाहिका वेब पोर्टल। इसको एनआईटी कालीकट के द्वारा जारी किया गया है। किसके लिए, तो डेटा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हाथी ऐप। हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे निर्माण पोर्टल की, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जिसने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसको अगर पास आउट किया है तो उन उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट प्रदान करेगी। नेक्स्ट बात करेंगे संज्ञान ऐप। तो संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसमें देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने हेतु। नेक्स्ट बात करेंगे उपस्थिति पोर्टल। उपस्थिति पोर्टल झारखंड के द्वारा, जिसमें राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे सारथी 2.0 ऐप, 2.0 या ओ ऐप इसको बोल सकते हैं आप। इसको सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्रभा पोर्टल की। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य है प्रभा पोर्टल का जो सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे भारत रत्न 2024 के बारे में। जो भी हमारे भारत रत्न रहे हैं 2024 में, उनकी आज चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत रत्न 2024। तो आइए देखते हैं, भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिंहा राव और चौधरी चरण सिंह, ये 5 प्रतिष्ठित हस्तियां हैं। इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। किसने? भारत सरकार ने। इसके साथ ही बात करें तो अब भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी की। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को। कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के समस्तीपुर जिले के पिथौंछिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ पे, कहाँ पे हुआ था? तो जो गांव था उसमें गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हो गया था। किसका? कर्पूरी ठाकुर जी का जो निधन था 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। किसके? लोकप्रियता के कारण उनको क्या कहा जाता था? जननायक। नेक्स्ट देखेंगे, उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। किसने? कर्पूरी ठाकुर जी ने। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं एवं वर्ष 1967 से लेके 68 तक यानी कि 1967 to 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बात करें तो ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कौन? कर्पूरी ठाकुर जी। इन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण दिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या किया था? भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया था। उन्होंने 1977 में यानी कि 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। किसको? मुंगेरी लाल आयोग जो था उनकी सिफारिशों को लागू किया था कर्पूरी ठाकुर जी ने, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 की बात की जाए तो उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईबीसी और महिलाओं व उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। कितना परसेंट? तो 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें,
एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। तो ये भारत रत्न पाने वाले 49वें मरणोपरांत हैं और भारत रत्न पाने वाले कौन से हैं? 17वें। बिहार से भारत रत्न पाने वाले ये 5वें व्यक्ति बन चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी की। तो लाल कृष्ण आडवाणी ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति। इनका जन्म कब हुआ है? तो 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि पाकिस्तान में है अब, वहाँ पे हुआ था। किसका? लाल कृष्ण आडवाणी जी का। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नेक्स्ट देखेंगे तो इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। जो इनकी आत्मकथा किताब जो थी उसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। इन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की थी। किसने? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। बात करेंगे तो उन्होंने 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं। 2009 में इन्होंने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं और इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे एम.एस. स्वामीनाथन जी की। तो ये भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुई थी। बात करेंगे तो स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि 1961 में इनको मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार इनको 1986 में मिला था। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, पद्म विभूषण 1972 में एंड पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया था। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। बात करेंगे पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, जो कि अब हैदराबाद है, वहाँ के वारंगल जिले के लक्केनपल्ली गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लक्नेपल्ली गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनका पूरा नाम क्या था? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। बात करें तो वर्ष 1991 से लेके 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वे 1971 से लेके 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम इनके कार्यकाल के दौरान हुए थे? तो 73वें और 74वें। नेक्स्ट देखेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, वहाँ पे नूरपुर में जो जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है।
इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 29 मई 1987 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए ये चुने गए थे और वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन? चौधरी चरण सिंह। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए और वे 1967 से लेकर 68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कब? तो ये 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। तो अब देखेंगे भारत रत्न के बारे में। इसमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई है? तो 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत हुई है। भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है और 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी कर दिया गया, यानी कि मरने के बाद भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है और खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट बात करेंगे तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन जी थे। नेक्स्ट देखेंगे तो मरणोपरांत पहला भारत रत्न पाने वाले कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। इनको पहला मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है और ये पीपल होता है उसके पत्ते की तरह होता है। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 एंड 25। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एंड पहला सैन्य अभ्यास है जैमैक्स एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच हुई है? तो ये भारत और जापान के बीच में जैमैक्स हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो जापान के पश्चिम में हुआ है और नौसेना के द्वारा इसको किया गया है। इस अभ्यास को नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे पांचवा समुद्र शक्ति अभ्यास। पांचवा समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में और ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ है नौसेना के द्वारा। पहला इन रोकन एक्सरसाइज INROKN एक्सरसाइज 2025 ये कहाँ हुई है? तो भारत दक्षिण कोरिया में हुई है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुई है और कहाँ पे हुई है? तो ये बुसान नौसैनिक अड्डा दक्षिण कोरिया में नौसेना के द्वारा इस अभ्यास को किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे चौथा ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है और इसको कहाँ पे आयोजित किया है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे इंदिरा 2025 अभ्यास। ये भारत और रूस के बीच में हुआ है इंदिरा एक्सरसाइज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में इसको आयोजित किया गया है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे कोंकण 2025 एक्सरसाइज 2025। तो ये कहाँ पे किन किन देशों के बीच में हुई है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुई है। भारत के पश्चिमी तट पर नौसेना के द्वारा इसको किया गया है। पैसिफिक रीच XPR 2025 ये बहुराष्ट्रीय है और ये सिंगापुर, भारत का जो INS निस्तार भी इसमें शामिल हुआ है। सिंगापुर में यह एक्सरसाइज आयोजित की गई है किसके द्वारा? तो नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीडम एज एक्सरसाइज। फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2025 ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका और जापान के बीच में यह एक्सरसाइज आयोजित की गई है। कहाँ पे इसका आयोजन किया है? तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है थल सेना के द्वारा। सियाम भारत एक्सरसाइज ये भारत और थाईलैंड के बीच में पटाया थाईलैंड में आयोजन हुआ है इसका वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे जापाड एक्सरसाइज बहुराष्ट्रीय है।
इसमें यह एक्सरसाइज रूस और बेलारूस में आयोजित की गई है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 21वां युद्धाभ्यास एक्सरसाइज। यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है और अमेरिका में इसका आयोजन हुआ है अलास्का में थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है और इसका आयोजन हुआ है मिस्र में थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 14वां मैत्री अभ्यास। ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है 14वां मैत्री अभ्यास। ये उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 12वां सिलिनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित है कोलंबो और श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे जा माता एक्सरसाइज। जा माता एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है तो भारत एंड जापान के बीच में चेन्नई तट पे इसका आयोजन किया गया है और इसको नौसेना के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025। ये भारतीय सेना के द्वारा असम और मणिपुर में इसका आयोजन हुआ है थल सेना के द्वारा। सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ये ईरान के द्वारा ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 14वां वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत एंड सिंगापुर के बीच में जोधपुर में इसको आयोजित किया गया है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025। ये भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन है और मेरठ के खड़ंग फील्ड ट्रेनिंग एरिया में राम डिवीजन के द्वारा इसको वहाँ से इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है और थल सेना के बीच में हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे 32वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज। 32वां सिम्बेक्स जो है वो भारत एंड सिंगापुर के बीच में हुआ है, सिंगापुर में किया गया है नौसेना के द्वारा। पासेक्स एक्सरसाइज की बात करेंगे तो भारत और ग्रीस के बीच में हुई है, अरब सागर में मुंबई के पास इसका आयोजन किया गया है नौसेना के द्वारा। 17वां नॉर्डिक एलिफेंट ये कहाँ हुआ है तो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है नॉर्डिक एलिफेंट 2025 एक्सरसाइज उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 8वां शक्ति अभ्यास 2025। ये भारत और फ्रांस के बीच में ला कैवलरी फ्रांस में आयोजन हुआ है थल सेना के द्वारा। पहला टाइगर क्लॉ ये भारत और अमेरिका के बीच में इस एक्सरसाइज को किया गया है गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में इसको थल सेना के द्वारा आयोजन किया गया है। 22वां खान क्वेस्ट 2025 ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे तिस्ता प्रहार अभ्यास 2025। इसका आयोजन भारतीय सेना के द्वारा पश्चिम बंगाल में जो तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे डेजर्ट फ्लैग 10 बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया है वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट है छठा दष्टलिक अभ्यास। ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में पुणे में आयोजित किया गया है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे चौथा टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो है ये भारत एंड अमेरिका के बीच में किया गया है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत एंड रूस के बीच में चेन्नई में आयोजन किया गया है नौसेना के द्वारा। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 ये भारतीय सेनाओं के बीच में किया है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजन हुआ है थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे एकेमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया के बीच में हुआ है, हिंद महासागर में इसका आयोजन किया है एंड नौसेना के बीच में यह अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे 12वां खंजर अभ्यास 2025 ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। खंजर अभ्यास कहाँ पे हुआ है तो किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है थल सेना के बीच में। ट्रोपेक्स अभ्यास की बात करेंगे तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा हुआ है,
एंड हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ है नौसेना के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे 23वां वरुण अभ्यास 2025। 23वां वरुण अभ्यास 2025 भारत एंड फ्रांस के बीच में अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है नौसेना के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे सी ड्रैगन अभ्यास 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। गुहाम तट पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ है नौसेना के बीच। छठवां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत एवं जापान के बीच में हुई है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो जापान में हुआ है, थल सेना के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे साइक्लोन एक्सरसाइज, तो ये भारत और मिस्र के बीच में हुई है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में और थल सेना के बीच में हुई है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है क्वाड देश। क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। ये 4 देश क्वाड देशों में आते हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, अब चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुए हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 के घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच यानी कि 44 दिन कितने चरणों में आयोजित कराए गए? तो 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव आयोजित कराए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो कितने चरणों में हुए हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए कि 7 चरणों में इनको आयोजित कराया गया है। नेक्स्ट देखेंगे चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की है और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन्होंने कुल 293 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने कुल 99 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने टोटल 234 सीटें जीती। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उनके साथ साथ 4 राज्यों जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। अब देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में ये कुछ इस प्रकार की सारणी दी हुई है यहाँ पे। तो देखेंगे पहले कॉलम में दिया है चरण और यहाँ पे कब हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि 7 चरणों में चुनाव हुए थे और कितनी सीटों पे हुए थे, कितने राज्यों में हुए थे, अधिसूचना जारी कब हुई थी और मतदान किस डेट में हुए थे। तो आइए देखते हैं। जो पहला लोकसभा चुनाव था, जो पहला चरण था, वो 102 सीटों पे हुआ था और इसमें राज्य शामिल थे 21। 20 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और 19 अप्रैल को यहाँ पे मतदान किए गए थे। नेक्स्ट दूसरा चरण देखेंगे तो दूसरा चरण 89 सीटों पे हुआ था, 13 राज्य शामिल थे और 28 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी, मतदान किया गया था, मतदान की डेट थी 26 अप्रैल। तीसरा चरण देखेंगे तो 94 सीटों पे चुनाव लड़ा गया था यहाँ पे और राज्य शामिल थे 12। अधिसूचना जारी हुई थी 12 अप्रैल को और 7 मई को मतदान किए गए थे। चौथे चरण 96 सीटों के साथ हुए थे और राज्य शामिल थे 10। 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई और 13 मई को मतदान करवाए गए यहाँ पे। पांचवें चरण की बात करेंगे तो पांचवा चरण 49 सीटों के साथ हुआ था, राज्य शामिल थे 8। 26 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई
और 20 मई को मतदान करवाया। नेक्स्ट बात करेंगे छठे चरण की। तो छठे चरण में हुआ था 57 सीटों के साथ छठा चरण हुआ था। राज्य शामिल थे 7। 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई और 25 मई को मतदान करवा लिए गए थे। सातवां चरण 57 सीटों के साथ हुआ था। 8 राज्य शामिल थे और 4 मई को अधिसूचना जारी की गई और 1 जून को मतदान कर लिए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024। जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कौन सा था? 18वां। चुनाव आयोजित कराए गए कितने चरणों में? 7 चरणों में। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया गया था, ये इम्पोर्टेंट है और आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये चुनाव आयोग का टैगलाइन था। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट देखेंगे चुनाव आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट बात करेंगे चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन शीतल देवी को बनाया गया। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 545। 545 लोकसभा की सीटों की संख्या थी। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? तो 543 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें राज्य में 524 एंड यूटी में 19 थी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज में 19 सीटों पे हुए और राज्य में 524 के बीच में हुए। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या थी 272। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या थी 96.8 करोड़। नेक्स्ट बात करेंगे पुरुष व महिला मतदाता की संख्या थी। पुरुष की थी 49.7 एंड महिला की थी 47.1 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या थी 64.2 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या थी 31.2 करोड़। बात करेंगे वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना रहा है? तो 948। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 65.79% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए ऐप कौन से थे? VHA, विगिल एंड KYC। ये चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए ऐप थे। नेक्स्ट बात करेंगे चुनाव आयोग के द्वारा जारी पोर्टल, ये कौन सा था? सुविधा। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? 74। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या थी 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी कितने हुए? तो 35 मंत्री विजयी हुए। नेक्स्ट देखेंगे मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत कितना रहा है? तो लक्षद्वीप में 84%। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत 56% के साथ बिहार में रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे नोटा का सर्वाधिक वोट मिला है किसको? तो ये इंदौर में मिला है 2.18 लाख। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ये कब हुई? तो 9 जून 2024 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो यहाँ पे 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी थी? 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन से थे? मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी से थे, सूरत सीट से। नेक्स्ट बात करेंगे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला कौन थी? तो ये प्रियंका जारकीहोली। ये कौन थी? प्रियंका जारकीहोली सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला है। और सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते कौन? शंकर लालवानी। ये सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते, कितने? तो 11.72, यानी कि 11.72 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं ये। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं कौन? रविंद्र दाताराम वायकर। ये 48 वोट से जीते हैं।
सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट से हैं और कुल 25 वर्ष की हैं ये। सबसे बुजुर्ग सांसद ये कौन है? थाली कोट्टई राजू थेवर बालू, ये 82 वर्ष के हैं। बात करेंगे लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत किसकी हुई है, तो हाजी हनीफा जो कि निर्दलीय हैं। नेक्स्ट देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं विजेता। सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं विजेता की बात करेंगे तो वाराणसी से कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। गांधीनगर से अमित शाह थे। लखनऊ से थे राजनाथ सिंह। अमेठी से थे किशोरी लाल शर्मा एंड रायबरेली से राहुल गांधी। रायबरेली से राहुल गांधी जीते हैं और वायनाड से राहुल गांधी, रायबरेली से और वायनाड से राहुल गांधी हैं। और बात करेंगे अयोध्या की तो यहाँ पे हैं अवधेश प्रसाद। मंडी की बात करेंगे कंगना रनौत, नगीना चंद्रशेखर रावत एंड कन्नौज की बात करेंगे तो अखिलेश यादव। पूर्णिया की बात करेंगे तो राजेश रंजन पप्पू यादव एंड बहरामपुर यूसुफ पठान, बहरामपुर से इन्होंने जीता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन, इन पे बात होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे जो संस्थान संगठन है उनके बारे में, स्थापना कब हुई है, मुख्यालय कहाँ पे है उनका, और प्रमुख अध्यक्ष व महासचिव कौन है और सदस्य संख्या कितनी है इनकी। तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो 1919 में स्थापना हुई है। जिनेवा में मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर जिनेवा में है और महासचिव हैं इसके गिलबर्ट होंगवो और 187 यानी कि 187 सदस्य हैं यहाँ पे। 187वां सदस्य कौन बना है, तो टोंगा यहाँ पे 187वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना हुई है 1923 में। लियोन्स फ्रांस में हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं जुगेन स्टॉक और 194 सदस्य के साथ 194 सदस्य कौन है यहाँ पे, किरीवाती। 194 सदस्य किरीवाती बन गया है इंटरपोल में। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, इसकी स्थापना हुई है 1931 में। लंदन यूके में हेडक्वार्टर है। महासचिव है सरली बोचवे, अफ्रीका की हैं और 56वां देश बना है टोगो। कुल सदस्य संख्या कितनी है, 56। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसकी स्थापना हुई है 1945 में। न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुतरेस यहाँ के अध्यक्ष हैं, महासचिव या अध्यक्ष कुछ भी बोल सकते हैं आप। और 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य कौन सा बना है, दक्षिण सूडान। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, 1945 में इसकी स्थापना हुई है। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा यहाँ की अध्यक्ष हैं और 191 सदस्य के साथ लिंक टेस्टिन 191वां सदस्य बना है, किसका, IMF का। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो 1945 में इसका स्थापना हुई है। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसके अजय बंगा। कौन है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा और 189 सदस्य के साथ यह बना हुआ है। 189वां सदस्य कौन है, नोरू। नेक्स्ट बात करेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन, 1945 में स्थापना हुई है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। क्यू डोंगियो यहाँ के अध्यक्ष हैं और 197 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में स्थापना हुई है। हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष है यहाँ की यूजी इवासावा, 194 सदस्य के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे यूनेस्को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1945 में इसकी स्थापना हुई है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ऑन्द्रे अजोलो यहाँ के अध्यक्ष हैं और यूनेस्को में कुल सदस्य संख्या है 195। बात करेंगे यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष,
1946 में स्थापना हुई है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख हैं इसके कैथरीन रसेल और 191 सदस्य के साथ। नेक्स्ट देखेंगे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 1948 में स्थापना हुई है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड टेड्रोस अदानोम यहाँ के अध्यक्ष हैं 194 सदस्य के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई है 1961 में, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं इसके माथियास कॉर्मन और 37 सदस्य संख्या है। 37वां सदस्य कौन बना है? कोलंबिया। नेक्स्ट बात करेंगे नाटो की। तो नाटो 1949 में स्थापना हुई है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव है यहाँ के मार्क रूटे और कुल सदस्य संख्या यहाँ की 32 है और 32वां सदन बना है यहाँ का स्वीडन। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। 1950 में स्थापना हुई है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी यहाँ के उच्चायुक्त हैं 135 सदस्य के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपियन संघ की। 1958 में स्थापना हुई है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। उर्सुला वॉन डेर लेयन यहाँ के अध्यक्ष हैं और 27 सदस्य संख्या है। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा है, यानी कि यूरोपियन संघ का सदस्य अब ब्रिटेन नहीं है। बात करेंगे ओपेक की। तो ओपेक की स्थापना हुई है 1960 में, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है और महासचिव है इसके हैथम अलघिस यहाँ के महासचिव हैं और 12 इसकी सदस्य संख्या है। नेक्स्ट बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन। 1961 में स्थापना हुई है, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। इलाम अलीयेव यहाँ के कौन है? महासचिव और 120 सदस्य के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई है 1961 में, लंदन UK में हेडक्वार्टर है। महासचिव है यहाँ के एग्नेस कैलमर्ड 150 सदस्य के साथ। अंकटाड की बात करेंगे, 1964 में इसकी स्थापना हुई है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक है यहाँ के रेवेका ग्रीन स्पैन। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना हुई है 1965 में, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और अचीम स्टैनर यहाँ के अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक ADB की बात करेंगे, 1966 में इसका स्थापना हुई है। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है और यहाँ के अध्यक्ष हैं मसातो कांडा 69 सदस्य के साथ और 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। नेक्स्ट बात करेंगे NDB की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। 2014 में इसकी स्थापना हुई है, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं यहाँ के डिल्मा रूसेफ और कुल 12 सदस्य संख्या है। 10वां कोलंबिया है और 11वां उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संघ। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, इसकी स्थापना हुई है 1967, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है और महासचिव है यहाँ के काओ किम हाउन इसके वो महासचिव हैं 11 सदस्य के साथ। 11वां सदस्य बना है पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षेस सार्क। इसकी स्थापना हुई है 1985 में, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव है यहाँ के मोहम्मद गुलाम सरवर और इसमें कुल सदस्य संख्या है 8। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट बात करेंगे G15 की। इसकी स्थापना हुई है 1989 में, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें सदस्य संख्या है 17, जिसमें विकासशील देशों का संगठन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे अपेक। इसकी स्थापना हुई है 1989 में, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ के सचिव हैं प्रायुत चान ओ बोंगू सुवान 21 सदस्य के साथ। 21वां सदस्य यहाँ में बना है वियतनाम। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद।
इसकी स्थापना हुई है 2006 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड फेडरिको विलेगास यहाँ के अध्यक्ष हैं। कुल सदस्य संख्या 47 है और 47वां सदस्य बना है चेक गणराज्य। बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO की, तो स्थापना हुई है 1995 में, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नगोजी ओंकोजा-इवेला यहाँ के अध्यक्ष हैं और 166 सदस्य के साथ 166वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। बात करेंगे असेम, 1996 में स्थापना हुई है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। कुल 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 53 इसकी सदस्य संख्या है। बात करेंगे बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई है 1997 में, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे, कुल 7 सदस्य संख्या के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में। तो SCO की स्थापना हुई है 2001 में, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव है यहाँ के जोंग मिंग, जो कि कहाँ के हैं, चाइना के, और 10 इसकी सदस्य संख्या है। 10वां सदस्य कौन बना है, तो बेलारूस SCO का 10वां सदस्य बना है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, 2002 में इसकी स्थापना हुई है। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ के अध्यक्ष हैं पियोत्र हॉफ मेनेस्की यहाँ के अध्यक्ष हैं और 124 सदस्य के साथ 124वां सदस्य कौन बना है, मलेशिया। नेक्स्ट बात करेंगे अफ्रीकी संघ, 2002 में इसकी स्थापना हुई है और अदीस अबाबा हेडक्वार्टर है यहाँ पे। अदीस अबाबा में महानिदेशक हैं पॉल कॉन्गवे यहाँ के महानिदेशक हैं, कुल 55 सदस्य संख्या के साथ। बात करेंगे इब्सा, तो इब्सा की स्थापना हुई है 2004 में, लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, कुल 3 सदस्य के साथ। तो इब्सा के सदस्य हैं भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई है 2009 में, संगाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा यहाँ के अध्यक्ष हैं। कुल 11 सदस्य हैं किसमें, ब्रिक्स में। 11वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बारे में। तो 2015 में इसकी स्थापना हुई है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं आशीष खन्ना जी और 107 सदस्य के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना हुई है और मोल्डोवा 107वां सदस्य बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं और डिस्कस करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 एंड 25। जो भी हमारे सम्मेलन हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 एंड 25 में, तो आइए बात करते हैं उस पर। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025, इसको देखते हैं कौन सी, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025। इसका आयोजन हुआ है 27 से 30 अक्टूबर 2025 को। कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अध्यक्षता की है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। थीम है इसकी एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। इसकी थीम है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की। नेक्स्ट देखेंगे 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे, तो इसका आयोजन हुआ है 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। अध्यक्षता की है लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा, जो कि वहाँ की कहाँ है, राष्ट्रपति, ब्राज़ील की राष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम है इसकी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट देखेंगे 16वां और 18वां सम्मेलन जो है, 16वां और 18वां सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
16वां कहाँ पे होगा? तो कजान रूस 2024 और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत 2026 में होगा। नेक्स्ट देखेंगे 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 24 से 25 जून 2025 को हेग नीदरलैंड में किया गया। 34वां और 36वां नाटो शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित किया गया और 36वां तुर्की में 2026 में आयोजित किया जाएगा। और 35वां कहाँ आयोजित किया गया? नीदरलैंड हेग में, हेग के नीदरलैंड में। ओके, तो आइए देखते हैं 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। तो बात करेंगे 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 की। इसका आयोजन 15 से 17 जून 2025 को किया गया है कनाडा के कानानेसिस में और भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 50वां इटली 2024 में किया गया था। जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन था वो इटली में आयोजित किया गया था और अब 52वां शिखर सम्मेलन जो है वो फ्रांस 2026 में आयोजित किया जाएगा और 51वां तो आपको पता ही दिया था कनाडा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। कौन सा? 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन हुआ है 26 से 27 मई 2025 को। कहाँ? मलेशिया के कुआलालंपुर में। थीम है इसकी समावेशिता और स्थिरता। 44वां और 45वां सम्मेलन 44वां सम्मेलन वियंतियाने में और 45वां सम्मेलन लाओस में किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025। इसका आयोजन 21 मई 2025 को वर्चुअली रूप से किया गया था। अध्यक्षता इसकी वर्तमान के अध्यक्ष जो श्रीलंका के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने की। थीम है इसकी भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर और भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किसने किया था? तो पूर्व के सचिव हैं पी कुमारन। इन्होंने 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट बात करेंगे 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025। इसका आयोजन 21 मई 2025 को किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम है इसकी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 20 मई 2025 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है और यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी ने यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट बात करेंगे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 10 से 11 फरवरी 2025 को ग्रैंड पैलेस जो कि पेरिस फ्रांस में है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है और थीम है इसकी सार्वजनिक सेवा AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन इसकी थीम है। सह अध्यक्षता यहाँ की PM नरेंद्र मोदी एवं जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025। इसका आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 को किया गया था। कहाँ पे? दावोस स्विट्जरलैंड में और थीम है इसकी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट चर्चा करेंगे 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025। इसका आयोजन 21 जनवरी 2025 को किया गया था वॉशिंगटन डीसी में जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसकी बैठक की जो मेजबानी थी वो अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने की थी और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट चर्चा करेंगे D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक। इसका आयोजन 19 दिसंबर 2025 को मिस्र में किया जाएगा
और इस बैठक का विषय है युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन। नेक्स्ट बात करेंगे 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 पे बात करेंगे। इसका आयोजन किया गया था 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में। थीम है इसकी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और 18वां नई दिल्ली 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। और जो 20वां सम्मेलन है वो 2025 में अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29। तो COP29 का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू, अजरबैजान में किया गया। थीम है इसकी इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लांट्स फॉर ऑल। COP28 की बात करें तो ये दुबई, यूएई में 2023 में किया गया था आयोजित। एंड COP30 2025 में आयोजित किया गया है ब्राज़ील में। और 2024 का जो है वो बाकू, अजरबैजान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे 27वीं राष्ट्रमंडल शासना अध्यक्ष बैठक। इसका आयोजन 24 से 26 अक्टूबर 2024 को अपिया समोआ में किया गया था। विषय था इसका वन रेजिलेंट कॉमन फ्यूचर यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व किया था केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। और 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक किंगाली, रवांडा 2022 में हुई थी। और जो 28वां 2026 में होगा कहाँ पे, एंटीगुआ एवं बरमूडा में। और 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक अपिया समोआ में आयोजित की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 की बात हो रही है। तो इसका आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 को किया है कैली, कोलंबिया में। इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं सुसाना मोहम्मद और थीम है यहाँ की प्रकृति के साथ शांति। तो दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि 1 घंटे का वीडियो हो गया है और आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे जो हमारे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 एंड 25 की जो सम्मेलन होने वाले हैं उस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।